सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नए कंसेप्ट के साथ रेशो की क्लास नंबर 12 को लेकर आया हूं, जिसको पढ़कर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, पेन और पेपर के साथ हो जाइए तैयार। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। आज को एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, तो जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू आज की क्लास को, और क्लास को थोड़ा दिलचस्प बनाने का माहौल क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 75 आपने देख ही लिया होगा। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा क्वेश्चन में कि लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रम से 2:3 के अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी आधे में हरा और लाल का अनुपात 5:4 है, तो निचले आधे में लाल और हरे का अनुपात क्या होगा। आपसे जानना चाहते हैं दोस्त कि निचले आधे में लाल और हरे का अनुपात क्या होगा। तो जबरदस्त क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कंसेप्ट की ओर। ठीक है भाई, देखते हैं अभी। देखिए भाई, हालांकि कुछ बच्चे इस बात को पहले से भी जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो नए होंगे वो इस बात को नहीं जानते होंगे जो चीज मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो हमें तो हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए चीजों को समझाना पड़ता है। ठीक है भाई, देखिए, अगर मैं एक रेशो लिखता हूं, जैसे कि 3:4, अगर मैं एक रेशो लिखा 3:4 और मैं ये चाहता हूं कि इस रेशियो को तुम किसी दूसरे रेशो में कन्वर्ट कर दो, इस रेशियो को किसी दूसरे रेशो में कन्वर्ट कर लो, यानी कि 3:4 को अगर मैं ये चाहता हूं कि ये अनुपात 4:5 में बदल जाए, किस अनुपात में मेरे भाई, 4:5 में बदल जाए, तो एक रेशियो को दूसरे रेशियो में बदलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, वो चीज हमें सीखनी है। ठीक है, देखिए, अगर ये 3:4 के रेशियो में है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि वे क्या करते हैं कि अगर 3:4 को 4:5 के रेशियो में बदलना है, तो डायरेक्ट 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और डायरेक्ट 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और फिर लास्ट में देखोगे आप 4 थी कितना 12 और 4×5 20, कितना 4×5 20 यानी कि 20। तो यहां से अगर मैं रेशो देखता हूं, तो यहां से रेशो कितना आएगा, 4×3 12 और 4×5 20। तो मेरे भाई ये तो 3:5 के रेशो में बदल गया। इसका मतलब ये तरीका बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, जब भी हमें एक रेशो को किसी दूसरे रेशो में बदलना होता है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले उसको हम 1:1 में बदलते हैं। सबसे पहले उसको हम 1:1 में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही जिस रेशो में कन्वर्ट करना होता है उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 3:4 को आप डायरेक्ट 4:5 के रेशो में बदलना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट 4:5 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको 3:4 को इक्वल करना पड़ेगा, 1:1 के रेशो में बनाना पड़ेगा। क्लियर हुई बात है भाई? देखिए, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 3:4 के रेशो को आपको 4:5 में बदलना है, तो सबसे पहले इसको करिए आप 1:1 के रेशो में बदलिए। तो 1:1 के रेशो में दोस्त तभी बदलेगा जब ऊपर भी संख्या समान होगी और नीचे भी संख्या समान होगी। इसका मतलब मुझे 3 और 4 को इक्वल करना पड़ेगा। और मैं बार बार चीख चीख के ये बात पहले से भी बता चुका हूं कि पूरे मैथमेटिक्स में जब भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर को इक्वल करना होता है, तो हमेशा उनका एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना दोस्तों, 12। तो इसका मतलब 12 बनाने के लिए 3 में मल्टीप्लाई करोगे 4 की और 4 में मल्टीप्लाई करोगे आप 3 की, तो ये कितना बना 12 और ये कितना बना दोस्तों 12। तो क्या ये 1:1 के अनुपात में कन्वर्ट नहीं हो गया भाई? 12 से 12 काट दोगे तो 1:1 के अनुपात में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो अब जाके हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 4 की मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे और 5 की मल्टीप्लाई इस 12 में कर देंगे। तो आप ये देख रहे होंगे 12 चौक 48 और 12×5 60। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं मेरे दोस्त, 12 चौक 48 और 12×5 60, तो ये रेशो 4:5 के रेशो में बदल चुका है। तो कहने का मतलब ये है, ये मैं लिख भी देता हूं, ये मैं लिख भी देता हूं कि अगर आप किसी रेशियो को
किसी दिए गए अनुपात को, किसी दिए गए अनुपात को किसी दूसरे अनुपात में कन्वर्ट करना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप उसको 1:1 में बदलिए। और दोस्त 1:1 में बदलने का मतलब है कि दोनों 1:1 में तभी बदले जाएंगे अगर दोनों संख्याएं समान हो जाए, और दोनों संख्याओं को समान करने के लिए हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले किस रेशियो में बदलना पड़ेगा? 1:1 में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 4 को अगर 4 5 के रेशियो में बदलना है तो सबसे पहले इनको इक्वल कीजिए। 3 चौक 12, 4 3 12, तो ये 1:1 के अनुपात में आ चुका। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिएगा 4:5 की, 4 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें, 5 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो 12 से 12 कटेगा, तो ये 4 5 के रेशियो में बदल चुका होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से चीजों को और क्लियर करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, समझिए। अगर मैं ये कहता हूं कि एक रेशियो 2:3 लिखा हुआ है, कितना? 2:3, और मैं इसको चाहता हूं कि आप इसको 6:7 में बदलिए, 6:7 में बदलिए। तो 2:3 है अभी रेशियो, लेकिन इसको बदलना है 6:7 में। तो 6:7 में बदलने से पहले आप क्या करोगे? इनको 1:1 में लाइएगा। 1:1 में तभी आएंगे जब ऊपर भी संख्या समान हो, नीचे भी संख्या समान हो। इसका मतलब समान करने के लिए एलसीएम लोगे। 3 2 का एलसीएम कितना दोस्तों? 6। इसको 6 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई, और इसको 6 बनाने के लिए दोस्त 2 की मल्टीप्लाई। तो ये अब ऊपर 6 और नीचे भी 6, इसका मतलब ये 1:1 में बदल चुका। और 1:1 में बदलने के बाद आप उसको किसी भी रेशियो में ढाल सकते हो, किसी भी अनुपात में बदल सकते हो। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ये 6:7 में बदले, तो अब जाकर आप इसमें 6 की मल्टीप्लाई इसमें और 7 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उससे पहले आपको उसको 1:1 में बदलना पड़ेगा। तो आप यहां से देखोगे दोस्त कि 36 18, 18 दूनी 36, और 7 दूनी 14, 14 तिये 42। तो 36 और 42 में जो रेशियो होगा अब वो 6:7 आ चुका होगा, 6:7 आ चुका होगा। देखिए आप इसको काट दोगे, सिंपलीफाई करोगे, 6 छंग 36 और 6 सते 42, तो क्या रेशियो 6:7 के अनुपात में बदल चुका। और मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर से मैं एक बार फिर बोल के बता रहा हूं कि जब भी किसी अनुपात को किसी दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले इनिशियल रेशियो को 1:1 में बदलिएगा, फिर उसके बाद आप जिस रेशियो में बदलना चाहते हो उसकी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो उस रेशियो में बदल चुका होगा। एक कंसेप्ट तो दोस्तों ये हो गया। एक एग्जांपल से और चीजों को क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए अगर देखो ये जो रेशियो का मैंने फंडा बताया आपको, जो कंसेप्ट बताया, ये केवल यहां पे नहीं, बहुत जगह लगेगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा यूज है इसका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर मैं ये कहता हूं कि एक बर्तन ए है, एक बर्तन क्या है? ए है, और उसमें दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो मैंने मान लिया कि 4:5 है। कितना दोस्तों? 4:5 है। ठीक है, एक बर्तन ए है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, और एक बर्तन दूसरा है बी, एक दूसरा बर्तन है बी, उसमें ये अनुपात मान लो 2:3। कितना? 2:3। उसमें ये मान लिया हमने कि 2:3 के अनुपात में। क्लियर हुई बात? ठीक है, एक बर्तन ए है जिसमें यह अनुपात 4:5 है, और दूसरा बर्तन बी है जिसमें यह अनुपात 2:3 है। और मैं ये चाहता हूं कि दोनों बर्तनों को आप
3:4 के अनुपात में मिलाइए, 3:4 के अनुपात में मिलाइए। मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों बर्तनों को 3:4 के अनुपात में मिलाइए और उसमें बताइए मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। क्लियर हुई बात मेरी बात? ठीक है, दो बर्तन है, एक ए और एक बी। ठीक है, इसमें दूध पानी का अनुपात 4:5 है और दूसरा बर्तन बी जिसमें दूध पानी का अनुपात 2:3 है। और मैं चाहता हूं कि दोनों बर्तनों को 3:4 के अनुपात में मिलाइए। मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होगा उस मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात क्या है। केवल इतनी सी इच्छा है मेरी। ठीक है भाई, देखिए तो सबसे पहले देखो, इसका मतलब मैं ये तो समझ गया यहां पे कि हमें इन बर्तनों को 3:4 के रेशो में बदलना है। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये करंट में किस रेशो में है। अगर मैं कहता हूं कि दूध पहले बर्तन में 4 है और पानी 5 है तो इसका मतलब टोटल 9 यूनिट हुआ कि नहीं? टोटल कितना है? 9 यूनिट। क्लियर हुई बात? ठीक है, दूसरे बर्तन में दूध कितना है? 2 यूनिट, पानी कितना है? 3 यूनिट। तो टोटल दूसरे बर्तन में कितना लीटर दूध हुआ? लीटर मान लो या यूनिट मान लो, बात एक ही है, हमें क्वेश्चन से सोल्व करने से मतलब है। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 5। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों बर्तन अभी 9:5 के अनुपात में है भाई? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों बर्तन अभी 9:5 के अनुपात में है, लेकिन हमें इन दोनों बर्तनों को 3:4 के अनुपात में बदलना है। तो 3:4 के अनुपात में बदलने के लिए 3:4 के अनुपात में बदलने के लिए जो हमारा इनिशियल रेशियो होता है 9:5 है, इसको हमें बदलना है किसमें दोस्तों? 1:1 में। तो 1:1 में बदलने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 45 यानी कि 1:1 हो चुका। अब हमें जिस रेशियो में बदलना होता है, रेशियो क्या है दोस्तों? 3:4। तो 3:4 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दोगे तो 3 गुणा इधर 4 की करोगे तो डायरेक्ट ये 3:4 के अनुपात में बदल चुका होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो हमने यहां पे एक्स्ट्रा किसकी मल्टीप्लाई की? 15 की, और यहां पे 36 की मल्टीप्लाई की। ठीक है, 5 तिये 15, 15 चौका कितना? 60। 5 तिये 15, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। ठीक है, और यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे किसकी? 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और 9 चौक 36, 36 तिये 108 है ना? कितना होगा दोस्तों? 108। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 60 और 75 में रेशियो अब भी 4-5 के ही, बस लिखने का तरीका बदला। ठीक इसी तरीके से 72 और 160 में रेशियो अब भी 2-3 का ही है, बस लिखने का तरीका बदला। क्लियर हुई बात? तो अब ये दोनों ही बर्तन 3:4 के अनुपात में बदल चुके हैं। अब दूध को दूध में जोड़ना है और पानी को पानी में जोड़ना है। तो इधर कितना हुआ? 7 और 6 13, 132, और इधर कितना हुआ? 8 और 5 13, 7 और 1 8, 183। इसका मतलब अब दूध का पानी से अनुपात 132:183 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जहां पर हमें रेशो को बदलना होता है। तो इसी कंसेप्ट के माध्यम से ही हम इस रेशो को बदलते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। अगर आप इस बात को समझ चुके तो दोस्तों अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 समझिए भाई, करना क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 75, लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रम से 2:3 के अनुपात में किया गया है। तो एक दोस्तों रंगीन तस्वीर है पूरी बड़ी, तो उसमें 2 रंगों का प्रयोग किया गया है, एक लाल का और एक हरे रंग का। तो लाल और हरे रंग का जो अनुपात दिया गया है पूरी तस्वीर में, जो प्रयोग किया गया है वो 2:3 के अनुपात में प्रयोग किया जाता है। यदि ऊपरी आधे में हरे और लाल का अनुपात 5:4 है, तो दोस्तों याद रखना ये हरे और लाल का अनुपात है, जबकि ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि लाल से हरे का अनुपात 2:3 है, लेकिन यहां ऊपरी आधे में हरे से लाल का अनुपात दिया हुआ है 5:4। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो निचले आधे में लाल और हरे का अनुपात क्या होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है, आप समझिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक तस्वीर है भाई, एक तस्वीर है, तस्वीर चलो एक चौकोर तस्वीर बना लेते हैं, चौकोर। एक ये तस्वीर है, ठीक है, समझने का प्रयास करना मेरे भाई। ठीक है, तो इस तस्वीर को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। इस तस्वीर को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचले वाला हिस्सा, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचले वाला हिस्सा। लेकिन इस पूरी तस्वीर में लाल और हरा,
लाल और हरे रंग का प्रयोग किया है 2:3 में, 2:3 के अनुपात में लाल और हरे रंग का प्रयोग किसमें किया गया है दोस्तों? 2:3 के अनुपात में। जबकि यहां ऊपरी आधे हिस्से में हरे से लाल का अनुपात 5:4 है, तो लाल से हरे का अनुपात कितना होगा? 4:5। लाल से हरे का अनुपात कितना होगा मेरे दोस्त? 4:5 होगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ये इधर रेड है और इधर क्या है दोस्तों? ये ग्रीन है। तो ये अपर हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, और ये निचला हिस्सा यानी कि बॉटम हिस्सा है, ये बॉटम हिस्सा है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के अंदर दोस्त इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये केवल समझाने के पर्पज से है, ठीक है ना, कि रेड और ग्रीन ये भी नहीं लिखना, अपर बॉटम ये भी नहीं लिखना, रेड ग्रीन कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन और उसके आंसर से मतलब होता है, ठीक है। देखिए भाई, तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक पूरी तस्वीर है, बहुत बड़ी तस्वीर है, जिसमें दो रंगों का प्रयोग किया गया, लाल और हरे का 2:3 के अनुपात में, ठीक है। अगर ऊपरी हिस्से में लाल और हरे रंग का 4:5 के अनुपात है, तो बताइए निचले हिस्से में क्या अनुपात होगा? आपसे केवल इतनी बात जानना चाहता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर ये मान के चलिए ये तस्वीर है, ये क्या है? तस्वीर है, इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी तो 1 यूनिट होगी भाई, है भाई। यानी कि अगर ये ऊपरी हिस्सा 1 यूनिट का है तो निचला हिस्सा भी तो 1 यूनिट का होगा। लेकिन पूरी जो तस्वीर होगी मेरे दोस्त वो तो 2 यूनिट की होगी कि नहीं? पूरी तस्वीर कितने यूनिट की होगी? 2 यूनिट की। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि पूरी तस्वीर का जो रेशियो होगा लाल से हरे का, वो ऊपरी हिस्से का जो रेशियो होगा उसका डबल होगा या नहीं होगा? है भाई, उसका डबल होगा या नहीं होगा? यानी कि ऊपरी हिस्से का, पूरी तस्वीर का जो रेशियो होगा वो डबल होगा ऊपरी हिस्से का। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो समझिए दोस्तों, हमें बस इसी कंसेप्ट का यूज करना है यहां पे। तो मैं ये बात समझ चुका कि जो भी रेशियो यहां पे रहा होगा और जो रेशियो पूरी तस्वीर का होगा, पूरी तस्वीर का रेशियो ऊपरी हिस्से वाले रेशियो का डबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? डबल। यानी कि ऊपरी हिस्से का रेशियो अगर 1 है तो पूरी तस्वीर का रेशियो 2 है। इसका मतलब मुझे ऊपरी हिस्से का और पूरी तस्वीर का रेशियो 1:2 के अनुपात में बदलना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? किस रेशियो में बदलना पड़ेगा? 1:2 के अनुपात में बदलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यह बात कह चुका कि अगर आप किसी दूसरे रेशियो में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको उसको 1:1 के रेशियो में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ भाई, ये टोटल कितने यूनिट का है? टोटल अपर हिस्सा 9 यूनिट का। कितने का? 9 यूनिट का। जबकि पूरी तस्वीर कितने यूनिट की है दोस्तों? पूरी तस्वीर है आपकी 5 यूनिट की। 3 और 2 5, पूरी तस्वीर 5 यूनिट की है और ये कितने यूनिट का है? 9 यूनिट का। इसका मतलब 9:5 का अनुपात है अभी, जबकि मुझे बदलना है 1:2 में। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर लूंगा दोस्तों? मैं इसको बराबर कर लूंगा। इसमें 5 और 4 9, 9 पंजे 45, ठीक है। ये 3 और 2 5, 5 और 9, 9 पंजे 45, ठीक है। तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दी और इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दी भाई। 5 9 45 और 9 पंजे 45। तो अब ये 1:1 के अनुपात में बदल चुका। अब ये 1:1 के अनुपात में बदल चुका, जबकि पूरी तस्वीर का जो रेशियो होगा वो डबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। तो डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? डबल करने के लिए मुझे इसमें 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें 2 की। तो इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 की मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर हुई बात यहां तक? अब देखिए दोस्तों, अब कुछ नहीं करना, बस इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट यही था कि पूरी तस्वीर का जो रेशियो होगा वो ऊपरी हिस्से के रेशियो का डबल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब डबल कर चुका हूं। ये 9 पंजे 45 है, ये 5 9 45, 45 दूनी 90, यानी कि पूरी तस्वीर का जो रेशियो होगा वो 90 यूनिट है और ऊपरी हिस्से का रेशियो दोस्तों 45 यूनिट है। क्लियर होगी बात? 45 का डबल 90, ठीक है। तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो मैंने 5 की मल्टीप्लाई कर दी। 20 और 25 में रेशियो अब भी 4 5 की है, बस लिखने का तरीका बदलेगा, ठीक है। यहां पे 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 18 तिये 54, 18 तिये 54। इसका मतलब 36 54 में रेशियो अब भी 2 3 का है, बस लिखने का तरीका बदला। क्लियर हुई बात? अब मुझे एक बात बताओ, मैं कह सकता हूं कि अगर पूरी तस्वीर में टोटल रेड रंग 36 प्रयोग हुआ है भाई, पूरी तस्वीर में अगर टोटल लाल रंग का प्रयोग कितना हुआ? 36, और ऊपरी हिस्से में कितना हुआ दोस्तों? 20, तो निचले हिस्से में कितना बचा? अरे 36 में से 16 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 16।
कितना बचेगा दोस्तों 16 यूनिट। यानी कि पूरी तस्वीर में अगर लाल रंग का प्रयोग आपने 36 का किया और ऊपरी हिस्से में अगर 20 का किया तो 36 में से 20 घटाओगे तो बचेगा 16 ना। तो निचले हिस्से में टोटल जो लाल रंग का प्रयोग होगा वो 16 यूनिट का होगा। क्लियर हुई बात। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पूरी तस्वीर में हरे रंग का प्रयोग कितना हुआ दोस्तों 54 यूनिट का, जबकि ऊपरी हिस्से में हरे रंग का प्रयोग कितना हुआ दोस्तों 25 यूनिट का। तो पूरी तस्वीर के हरे रंग से ऊपरी हिस्से का हरे रंग को माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा कितना दोस्तों 29। इसका मतलब इसमें क्या आया 29। इसका मतलब निचले हिस्से में लाल और हरे रंग का जो रेशियो होगा वो 16:29 होगा। कितना होगा दोस्तों 16:29 होगा। क्या किसी ऑप्शन में है 16:29? ये होगा डी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 16:29। बस आपको यहां पे एक छोटी सी बात ये याद रखनी है, पहले तो वो कंसेप्ट कि जब हम किसी रेशियो को किसी दूसरे रेशियो में बदलते हैं तो सबसे पहले उसको समान करते हैं, यानी कि 1:1 के रेशियो में बदलते हैं। उसके बाद जिस भी रेशियो में आप इसको ढालना चाहते हो उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है कि भाई ऊपरी हिस्से का पूरी तस्वीर का जो भी रेशियो बनेगा वो डबल होना चाहिए, क्योंकि पूरी तस्वीर में ऊपरी हिस्सा अगर 1 है तो निचला हिस्सा भी 1 होगा, तो पूरी तस्वीर तो मेरे भाई 2 यूनिट की बनेगी ना। तो पूरी तस्वीर का रेशियो डबल होगा ऊपरी हिस्से के, यानी कि 1-2 के रेशियो में बदलना है। ये इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, एक तो तरीका दोस्तों ये है इसका करने का। एक तरीका मैं और बताना चाहूंगा इसका, इसी सवाल को करने का, मैं कराऊंगा आपको एवरेज मेथड से। ठीक है, एक सवाल का तरीका ये हुआ कि आप डायरेक्ट इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ये पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन किसका डबल है, कौन किसका 3 गुना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं दूसरा मेथड आपको बता देता हूं। इसी क्वेश्चन को हम एवरेज से किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, देखिए भाई, अब जो दूसरा तरीका होगा दोस्तों इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या होगा, तो एक सवाल में पूरे तरीके से कराऊंगा। इसके जैसे सवाल और भी है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, एक तरफ लिखता हूं मैं दोस्तों अपर और एक तरफ लिखता हूं मैं बॉटम, यानी कि निचला हिस्सा। ठीक है, ये अपर हिस्सा है यानी कि ऊपरी हिस्सा, और ये निचला हिस्सा है यानी कि बॉटम हिस्सा। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर पूरी तस्वीर ये बन जाती है। इन दोनों को मिलाकर पूरी तस्वीर ये बन जाती है। और पूरी तस्वीर में लाल से हरे रंग का जो रेशियो है, लाल से हरे रंग का जो रेशियो है 2:3 है कि नहीं? लाल से हरे रंग का रेशियो कितना है 2:3। पूरी तस्वीर में लाल से हरे रंग का रेशियो कितना है 2:3। क्लियर हुई बात। ठीक है, और ऊपरी हिस्से में लाल से हरे रंग का जो रेशियो है दोस्तों वो 4:5 है। 4:5। यहां पे क्वेश्चन में हरे से लाल का दे रखा, तो हमें लिखना पड़ेगा लाल से हरे का। क्लियर हुई बात। तो आपसे पूछना चाहता है कि निचले हिस्से में लाल से हरे रंग का अनुपात क्या होगा। क्लियर हुई बात। तो ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 2:3 है इसको हम एवरेज की तरह भी तो रीड कर सकते हैं कि अपर हिस्से का रेशियो ये और बॉटम हिस्से का जो भी होगा उन दोनों का एवरेज 2:3 बनेगा। उन दोनों का एवरेज 2:3 बनेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा एवरेज का। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको एवरेज का समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, वो समझिए एक बार। देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको एवरेज का। भाई आप ये बात तो समझते हो कि एवरेज होता क्या है। एवरेज का मतलब होता है दोस्तों औसत। एवरेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? औसत। और औसत का मतलब क्या होता है? दिए गए आंकड़ों का योग, दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही हमारा औसत होता है, यही हमारा एवरेज होता है। ठीक है, तो मैं कुछ डाटा लिखता हूं, छोटी छोटी आसान सी डाटा से हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, देखिए अगर मैं लिखता हूं यहां पे 30 और मैं लिखता हूं कितना लिख लू 40 और यहां लिख दे मैंने कितना 10 और यहां लिख दे मैंने 20। ठीक है, यहां लिख दे मैंने 20 और एक ले लिया मैंने 50। ठीक है,
तो ये कुछ डाटा है और मैं चाहता हूं कि इनका आप एवरेज निकाल दो। क्या निकाल दो? एवरेज। तो आप कहोगे सर औसत का मतलब दिए गए आंकड़ों का योगफल होता है, तो दिए गए आंकड़े कितने हैं? 5 है, तो 30 और 40 कितना? 70, 70 और 10 कितना? 80, 80 और 20 100 और 100 और 50 कितना? 150। तो दिए गए आंकड़ों का योग कितना हुआ दोस्तों? 150। दिए गए आंकड़ों का योग 150 बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े कितने हैं मेरे भाई? आंकड़े हैं 5। तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां से एवरेज निकलेगा कि नहीं? आप कहोगे सर एवरेज हो गया यहाँ पे 30, तो इसका मतलब एवरेज कितना हुआ? 30। क्लियर होगी बात? तो एवरेज निकालने का जो स्टैंडर्ड मेथड है दोस्तों वो ये होता है, लेकिन एवरेज चैप्टर एक कैलकुलेटिव चैप्टर है जिसमें कैलकुलेशन भरपूर मात्रा में होती है, ठीक है। उस कैलकुलेशन से बचने के लिए आदमी ने एक नया तरीका इजाद कर लिया जिसका नाम है डेविएशन मेथड, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को डेविएशन से करते हो मेरे दोस्त तो विदाउट कैलकुलेशन विद इन 2 से 4 सेकंड में आप क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। बहुत आसानी से आप पूरे एवरेज को बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं जिसका नाम है डेविएशन। आपको डेविएशन समझना है, ठीक है दोस्तों। डेविएशन होता क्या है ये समझना पड़ेगा आपको, तभी आप समझ पाओगे उस क्वेश्चन को हम एवरेज मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है। डेविएशन मेथड, डेविएशन। सबसे पहले आप समझिए कि ये डेविएशन क्या है। डेविएशन को हम हिंदी में बोलते हैं विचलन या फिर विक्षोभ। क्या बोलते हैं? विचलन या फिर विक्षोभ, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसको हम मैथमेटिक्स में यूज करेंगे अब, ठीक है। डेविएशन का मतलब क्या है समझिए। डेविएशन का मतलब है दोस्तों कि अगर हम एवरेज के साथ अलग अलग डाटा की कंपेयर कर दे, कंपैरिजन कर दे, तुलना कर दे, वो कहलाता है डेविएशन। यानी कि हमारा एवरेज यहां पे दोस्त कितना आया? एवरेज आया हमारा 30। अगर मैं इस एवरेज का इन अलग अलग डाटा के साथ तुलना करा दूं तो ये क्या कहलाएगा? हमारा डेविएशन कहलाएगा, विचलन कहलाएगा, विक्षोभ कहलाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 30 एवरेज है और ये इंडिविजुअल डाटा 30 है, ये वाला 30 इस 30 से कितना ज्यादा है या कितना कम है? आप कहोगे सर 0, ठीक है। ये 40 इस 30 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे सर +10 ज्यादा है। ये 10 इस 30 से कितना कम है? आप कहोगे सर 20 कम है, ठीक है। ये 30 से कितना कम हुआ? ये 10 कम हुआ। ये 50 इस 30 से कितना ज्यादा हुआ? आप कहोगे सर 20 ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ? 20। तो ये डेविएशन यही कहलाता है कि अगर आप औसत से इंडिविजुअल डाटा की तुलना करते हो तो तुलना करना कहलाता है डेविएशन। लेकिन एक बात छोटी सी और आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप ओरिजिनल एवरेज से इंडिविजुअल डाटा की तुलना करते हो तो मेरे भाई नेट डेविएशन हमेशा 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो आप मुझे बताओ, क्या ये ओरिजिनल एवरेज नहीं है भाई 30? भाई इसी डाटा का तो एवरेज आया ना ये 30, ओरिजिनल एवरेज यही है इसका मतलब। ओरिजिनल एवरेज इसका मतलब 30 ही है। अगर हमने किसी डाटा का उसके ओरिजिनल एवरेज से ही तुलना की तो नेट डेविएशन हमेशा 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो देखते हैं 0 होता है कि नहीं। आप कहोगे यहाँ पे प्लस का 10 है और यहाँ पे माइनस का 10 है, कट जाएगा। प्लस का 20 है, माइनस के 20 है, कट जाएगा, और 0 की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब नेट डेविएशन क्या हो चुका मेरे भाई? नेट डेविएशन आपका 0 हो चुका कि नहीं है भाई? नेट डेविएशन क्या हो चुका? 0 हो चुका। क्लियर हुई बात? नेट डेविएशन 0 हो चुका, ठीक है। तो डेविएशन क्या कहलाता है? डेविएशन कहलाता है कि जब भी आप इंडिविजुअल डाटा के साथ किसी एवरेज की तुलना कराते हो तो वो डेविएशन होगा, लेकिन अगर ओरिजिनल एवरेज की तुलना कराई तो नेट डेविएशन हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये होता है डेविएशन। क्लियर? अच्छा, एक चीज और समझिए मेरे भाई, अगर मैं ये लिखता हूं कि एक आदमी 20 किलो का है और दूसरा आदमी भी 20 किलो का है, तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा? तो आप कहोगे 20 + 20 40, 40/2 यानी कि 20। इसका मतलब क्या होगा? 20। भाई एवरेज को अगर मैं 2 शब्दों में डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज, ठीक है ना। प्रत्येक डाटा को इक्वल बना देना ही एवरेज कहलाता है। तो ये तो ऑलरेडी भाई 20-20 था, तो इन दोनों का एवरेज 20 ही तो होगा। अगर मैं 4 संख्या लेता हूं, चारों को मैं 20-20-20-20 मान लूं तो एवरेज दोस्तों उन चारों का 20 ही होगा। 35-35-35 मान लो तो सबका एवरेज 35 ही होगा, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रत्येक डाटा को इक्वल बनाना एवरेज कहलाता है, ठीक है। बाकी चर्चा हम करेंगे जब एवरेज पढ़ाएंगे। केवल मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराना है, इसलिए मैंने ये चीज आपको बता दी, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एवरेज मेथड से कैसे सॉल्व करूंगा वो समझना है आपको, ठीक है भाई। अब समझिए,
तो एक चीज तो आपने समझ लिया कि प्रत्येक डाटा को इक्वल बनाना ही एवरेज कहलाता है। प्रत्येक डाटा को इक्वल बनाना ही एवरेज कहलाता है। मुझे बताना है निचले हिस्से में लाल से हरे का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो आप ये देखिए यहां पे टोटल कितना है, आप कहोगे सर 5 और 4 9 यूनिट है, लेकिन यहां पे कितना है भाई, आप कहोगे 3 और 2 5 यूनिट है। ये 5 है और ये 9 है, लेकिन मैं अभी बताया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। प्रत्येक डाटा इक्वल इक्वल होना चाहिए तो ही एवरेज कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को इक्वल कर लेता हूं। 4 और 5 9 और 2 और 3 5, तो इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई तो आप यहां पे कर दोगे और 9 की मल्टीप्लाई आप यहां पे कर दोगे। तो क्या ये 45 और 3 और 2 5 45, ये भी 45 ये भी 45 इक्वल हो चुका कि नहीं हो चुका? आप कहोगे सर बिल्कुल इक्वल हो चुका। तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 9 दूनी 18 और 9 तिये 27। तो 18 और 27 में रेशियो दोस्तों अब भी 2-3 का है। इसी तरीके से 20-25 में रेशियो अब भी 4-5 का है। केवल और केवल लिखने का तरीका बदला। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो अभी अभी मैंने क्या समझाया आपको कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। क्लियर हुई बात? प्रत्येक डाटा को इक्वल बनाना एवरेज कहलाता है। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये 9 यूनिट था और यहां पे देख रहा हूं कि मेरे भाई ये 5 यूनिट था। तो 9 5 को मैंने इक्वल कर दिया, ये भी 45 बन गया, ये भी 45 बन गया। तो इसका मतलब मेरे दोस्त इनका भी सम 45 होना चाहिए। आंसर वो ऑप्शन होगा जिनका सम 45 है। तो आप यहां देखोगे 3 और 2 5, 2 और 2 4, यहां 45 है, बिल्कुल है 45 है, यहां पे भी बिल्कुल है, यहां पे भी 45 है। 10 और 7 17, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इनका सम 45 नहीं बना। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो समझिए मेरे भाई, अब मैं डेविएशन का यूज करूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखिए, अब मुझे लगाना है यहां पे डेविएशन, मुझे यहां पे लगाना है दोस्तों डेविएशन। तो भाई पूरी तस्वीर में टोटल लाल रंग कितना है? 18 यूनिट का। पूरी तस्वीर में टोटल रंग कितना यूज हुआ? 18 यूनिट का। ठीक है, 18 यूनिट। लेकिन यहां पे कितना हो चुका दोस्तों? 20। तो ये 20 18 से कितना ज्यादा हुआ? ये हुआ 2 ज्यादा। कितना हुआ मेरे दोस्त? ये हुआ 2 ज्यादा। लेकिन जब भी ओरिजिनल एवरेज से कंपेयर कराते हैं तो नेट डेविएशन 0 होगा, क्योंकि लाल रंग का ओरिजिनल एवरेज 18 है। ठीक है, और यहां पे कितना है दोस्तों? 20। अगर ओरिजिनल एवरेज से कंपेयर कराओगे तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। तो नेट डेविएशन 0 तभी होगा दोस्त अगर ये 2 ज्यादा है, तो इधर 2 कम कर दोगे आप, इधर 2 कम कर दोगे, तभी तो 2 से 2 कटेगा, तभी तो 0 बनेगा नेट डेविएशन है भाई। अगर यहां पे 27 हरे रंग का प्रयोग किया गया तो 27 से ये 25 हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है मेरे भाई? ये 2 कम हो रहा है। लेकिन नेट डेविएशन को 0 करने के लिए हरे रंग का जो डेविएशन होगा वो +2 लेना पड़ेगा मुझे, +2, तभी ये -2 +2 से कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज से ये 2 कम है। एवरेज से कितना कम है मेरे भाई? एवरेज से ये 2 कम है। तो एवरेज से 2 कम कितना होगा? 16, और ये 27 से 2 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 29। ठीक है दोस्तों, समझाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना आपको। एग्जाम में एक बार बस सीखना है, सीखने के बाद आपको बस डायरेक्ट लिखना था क्वेश्चन में। केवल और केवल आपको इतना काम करना था कि ये 2:3 लिखना था यहाँ पे, और इधर कितना आ गया? 4 से 5, इनको बराबर करो। 3 और 2 5 45, इनको बराबर करो। 4 और 5 9 पंजे 45, ये 25 हो गया, ये 5 चौक 20 हो गया, और ये 9 तिये 27, 9 दूनी 18। ये 18 से 2 ज्यादा है तो 2 कम कर दो, 18 से 16। ये 27 से 2 कम है, 2 ज्यादा कर दो, 29। बस आपको इतना काम करना है। क्लियर हुई बात? ठीक है, ये समझाने के लिए मुझे इतनी बात बतानी पड़ी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं मेरे भाई आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से बताया, अब मैं इतनी डिटेल से नहीं बताऊंगा जितनी डिटेल से मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए 76 क्या है? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरे विश्व में, भाई इस क्वेश्चन के लिए मैं जितना कम बोलूं उतना कम है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार तो ये सेम डाटा के साथ रिपीट हो चुका। मैं तो ये कहूंगा दोस्तों इसका आंसर भी याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीटिशन होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। ये पूरे विश्व की बात कर रहा है। अगर ये पूरी पृथ्वी है, पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, तो पूरे विश्व यानी कि पूरी पृथ्वी, इसमें किसका भूमि और जल का अनुपात, इसमें भूमि से जल का अनुपात दिया 1:2। भूमि से जल का अनुपात यानी कि लैंड का मतलब भूमि और
वाटर का मतलब पानी। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, भाई दो हिस्सों में बांट दिया, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है, और उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना है मेरे भाई? 2:3 है, 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछना चाहता है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना भाई, अगर मैं ये कहता हूं कि ये पूरी पृथ्वी है और ये नॉर्थ पोल है, ये कितना नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, ये पूरी पृथ्वी है, ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर उत्तरी गोलार्ध 1 यूनिट है तो दक्षिणी गोलार्ध भी तो 1 यूनिट होगा, और कुल पृथ्वी कितनी होगी? 2 यूनिट। तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरी पृथ्वी का भूमि से जल का रेशो जो भी बनेगा वो उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और जल के रेशो का डबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल। जिस तरीके से मैंने पिछले वाला क्वेश्चन किया कि पूरी तस्वीर का रेशो डबल है ऊपरी वाली रेशो से, ठीक है, यहां पे भी सेम चीज है कि पूरी पृथ्वी अगर 2 यूनिट है तो उत्तरी गोलार्ध 1 यूनिट है, यानी कि पूरी पृथ्वी का रेशो डबल होगा उत्तरी गोलार्ध के रेशो से, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था इसमें, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अब ये कितना है? 3 यूनिट, और यहां पे ये कितना है? 5 यूनिट। ये तो 5 यूनिट है और ये कितना है दोस्तों? 3 यूनिट। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 से 3 का रेशो बना हुआ है, 5 से 3 का रेशो बना हुआ है, जबकि मुझे बनाना किसका है? 1 से 2 का रेशो, क्योंकि ये चीज डबल है। ये चीज क्या है? डबल है। तो डबल करेंगे तभी जब इसको हम पहले इक्वल करेंगे। तो 3 और 2 5 में दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई करोगे, और 2 और 1 3 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 3 15 और 5 3 15। तो ये 1:1 के रेशो में बदल चुका। अब हमें इसको करना है डबल, तो डबल करने के लिए दोस्तों आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो टोटल हमने 10 से मल्टीप्लाई की, 10 ही कम 10 और 10 दूनी 20, ठीक है। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई की, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरी पृथ्वी पर अगर टोटल जल 10 यूनिट है, अगर पूरी पृथ्वी पर टोटल जल 10 यूनिट है और उत्तरी गोलार्ध में जल 6 यूनिट है, तो शेष जल 4 यूनिट बचेगा जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं ये बोलता हूं कि पूरी पृथ्वी पर, अरे सॉरी ये तो लैंड की बात कर रहा था मैं, ठीक है, ये जल नहीं था भाई, ये लैंड था, कि अगर पूरी पृथ्वी पर टोटल जो भूमि है वो 10 यूनिट है और उत्तरी गोलार्ध पर 6 यूनिट भूमि है, तो शेष 10 में से 4 घटाओगे तो 4 यूनिट किसकी भूमि बचेगी? ये 4 यूनिट बचेगी दक्षिणी गोलार्ध की भूमि। किसकी बचेगी भाई? दक्षिणी गोलार्ध की भूमि। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर पूरी पृथ्वी पर जल टोटल 20 यूनिट है और उत्तरी गोलार्ध पर टोटल जल 9 यूनिट है, तो 20 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर 11 बचेगा। तो 4 से 11 का रेशो बनेगा भूमि का जल से, जो कि अनुपात होगा आपका बी ऑप्शन। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये तरीका, एक तो ये तरीका है इसमें, और एक दूसरा तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि दूसरा तरीका होगा भाई रेशो मेथड, ओ सॉरी एवरेज मेथड। तो एवरेज से अगर करोगे तो आपको करना क्या होगा? केवल सिंपल भाई, पूरे विश्व में भूमि का जल के साथ अनुपात 1:2 है कि नहीं? 1:2 है कि नहीं? ठीक है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात कितना है मेरे भाई? उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात दिया हुआ है 2:3। उत्तरी गोलार्ध में ये दिया हुआ है मेरे भाई 2:3। ठीक है, एवरेज मेथड में यूज कर रहा हूं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का एवरेज ही 1:2 है। और एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रत्येक डाटा को इक्वल कर देना ही एवरेज कहलाता है भाई, प्रत्येक डाटा को इक्वल। ये टोटल 5 है, ये 3 है, तो ये 5 है, ये 3 है, इक्वल तो नहीं हुआ ना, तो 5 और 3 को इक्वल कर लो। 5 तिये 15 और 2 और 1 3, 3 पंजे 15, तो ये भी 15, ये भी 15, तो यहां पे भी जो भी होगा रेशियो वो भी 15 बनना चाहिए मेरे भाई। तो 7 और 4 है भाई, 7 और 4 11, ये तो 11 बना, ये 15 तो नहीं बना, तो ये गलत हो गया। 4 और 3 7, ये भी गलत हो गया, ये 11 बन गया, सॉरी 7 बन गया। 4 और 3 7, ये भी गलत हो गया। तो देखते ही 3 ऑप्शन तो हमने ऐसे ही उड़ा दिए है भाई। तो आंसर क्या बचा? 4 7, 4 और 11 का रेशो बनेगा। ठीक है, तो दो दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि कौन सा रास्ता पता नहीं कब तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। ठीक है, तो चलिए 4:11। तो देखिए यहाँ पे 3 तिये 9 और 3 दूनी 6,
9 और 6 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो मैं ये कह सकता हूं, डेविएशन लगाओ, 5 से 6, 5 से 6 हो गया, यानी कि एक ज्यादा है डेविएशन, तो एक कम कर दो, तो इधर क्या बचेगा 4। ठीक है, ये 10 से एक कम है मेरे भाई, 10 से डेविएशन कितना कम है, एक कम, तो इसको एक ज्यादा कर दो, 10 से एक ज्यादा कर दो 11, क्योंकि ये एवरेज है पूरे भूमि का, पूरी भूमि का एवरेज है 5 यूनिट, उत्तरी गोलार्ध में 6 यूनिट, तो इक्वली मैं क्या करूंगा, उसको कंपेयर करा दो, कंपेयर तुलना ओरिजिनल एवरेज से इंडिविजुअल डाटा का 5 से 6 की कंपेयर कराओगे तो एक ज्यादा होगा, और ये 10 से 9 की कंपेयर कराओगे तो एक कम होगा। नेट डेविएशन को जीरो करने के लिए दोस्तों इसको -1 करना पड़ेगा यहाँ पे डेविएशन, और यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, तो 10 और 1 11, और 5 में से गया 4, तो 4:11। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी दोनों बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप समझ चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 77 है ना, 76 हो गया, 77। एक बार तुम खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसके बाद मैं आपका आंसर मैच कराऊंगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो, ये 2012 प्री सीजीएल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए करिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आप एवरेज से करोगे तो पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:4 है। भाई पूरी सतह पर कितना है, 3:5, और उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 7:9 है। उत्तरी गोलार्ध में कितना है, 7:9। तो एवरेज से अगर करते हो तो एवरेज ये कहता है कि प्रत्येक डाटा को इक्वल करना होता है, इसका मतलब इसको हमें समान करना पड़ेगा। तो 7 और 9 ये 16, और 5 और 3 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, किसकी, 2 की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 7 और 9 16 ऑलरेडी है, 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, 2 तिये 6। तो दोस्तों आंसर वो होगा जिनका सम 16 बनेगा। जिनका सम कितना बनेगा, 16। 7 और 6 13 है भाई, ये कितना है, 7 और 6 13, ये आंसर नहीं हो सकता। 5 11 आंसर हो सकता है क्योंकि सम 16 बनेगा। 9 और 2 11, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 और 2 5, ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर तो बेटा 5 11 है। क्या है, 5:11 आंसर है। क्लियर होगी बात, देखते ही हमने बता दिया, इक्वल करते ही आंसर आ गया। ठीक है, आंसर है 5 11। खैर छोड़िए, ये 16 हो चुका, ये भी 16 हो चुका। 6 से ये कितना ज्यादा है दोस्तों, 7। 6 से ये 1 ज्यादा है, 6 से 7 1 ज्यादा है, तो 1 कम कर दो इसको, ये 5 हो गया। 10 से ये 1 कम है तो 1 ज्यादा कर दोगे, 11 हो गया। 5:11 आंसर आ चुका आपके अपने हाथ में। ठीक है, तो ये तो था आपका आंसर एवरेज मेथड से निकालने का। अब अगर तुम उससे निकालना चाहते हो तो उससे कैसे निकाल लोगे, आप ध्यान दो, यहां पे ध्यान दीजिए भाई। ये है पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी में एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, और पूरी पृथ्वी का लैंड से पानी का जो रेशियो है वो आपका कितना है भाई, वो आपका है 3:5, 3:5। ठीक है, और यहां पे जो रेशियो दिया हुआ है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में रेशियो कितना है भाई, उत्तरी गोलार्ध में रेशियो है 7:9, 7:9, 7:9। लेकिन आप ये जानते हो कि अगर ये 1 है, ये 1 है, तो पूरी पृथ्वी दुगनी होगी। इसका मतलब पूरी पृथ्वी का जो रेशियो बनेगा वो उत्तरी गोलार्ध के रेशियो का डबल होगा। तो डबल दोस्तों हम तभी करेंगे जब सबसे पहले हम इसको 1:1 में बदल लेंगे। ठीक है, तो आप ये बताओ, यहाँ पे ये 16 यूनिट है, यहाँ पे ये 8 यूनिट है, तो आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हो ताकि ये भी 16 बन जाए। तो ये भी 16 हो चुका, ये भी 16 हो चुका, लेकिन ये 1:1 में बदला अभी, तो इसका मतलब इसको डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, और 4 पंजे 20। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पूरी पृथ्वी पर अगर भूमि टोटल 12 यूनिट है, पूरी पृथ्वी पर अगर टोटल धरती 12 यूनिट है और उत्तरी गोलार्ध पर 7 है, तो 12 में 7 घटाओगे तो दक्षिणी गोलार्ध पर 5 बचेगी नहीं। और पूरी पृथ्वी पर अगर जल 20 यूनिट है और उत्तरी गोलार्ध पे जल 9 यूनिट है, तो 20 में से 9 घटाओगे तो दक्षिणी गोलार्ध पर 11 जल बचेगा। तो आंसर आपका आ चुका 5:11। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे और आपका करेक्ट आंसर 5:11 हो चुका। क्लियर हुई बात? तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और
पानी का अनुपात 2:7, दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों के आधे हिस्से में भूमि और पानी का अनुपात 3:2। तो पानी का अनुपात दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे हिस्से में भूमि से क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन मैं कह सकता हूं उसको, ठीक है। तो एक बार तुम बनाने की कोशिश करना, फिर मैं बताऊंगा कि करना क्या है, ठीक है। चलिए करिए भाई क्वेश्चन को। देखिए कहा क्या गया इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है एग्जामिनर कि पृथ्वी की, सबसे पहले आप मेरी एक बात को समझिए। क्वेश्चन में ये कहा गया, यहां पे समझिए कि ये अगर पृथ्वी है तो हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया। ये अगर पृथ्वी है और हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हुई बात? एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां पे उत्तरी और दक्षिणी की तो बात है, लेकिन साथ में दक्षिणी गोलार्ध का भी हाफ करने की बात कही, साथ में दक्षिणी गोलार्ध का भी हाफ करने की बात कही, क्योंकि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। भूमि और जल का अनुपात कितना है मेरे दोस्त? 1:2 है। पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। और उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात कितना है भाई? ये तो पूरी पृथ्वी पर है, और भूमि और पानी का अनुपात कितना है? 2:7। पूरी वो उत्तरी गोलार्ध में 2:7 है। क्लियर होगी बात? अब ये कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों के आधे हिस्से में, दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों के आधे हिस्से में, तो ये नीचे का जो बचा ये दक्षिणी गोलार्ध बचा, और दक्षिणी गोलार्ध के भी आधे हिस्से की बात कर रहा है, दक्षिणी गोलार्ध के भी आधे हिस्से की। तो इसमें रेशो कितना है दोस्तों? 3:2 का। तो ये कहना ये चाहता है कि पानी का अनुपात दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे हिस्से में भूमि से क्या होगा। तो आपसे यहां पे रेशो पूछना चाहता है, वो आपसे केवल ये रेशो जानना चाहता है, लेकिन वो पानी का भूमि से पूछना चाहता है, न कि भूमि का पानी से, ठीक है। लास्ट में दिया हुआ है ना कि पानी का अनुपात दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे हिस्से में भूमि से क्या होगा, तो पानी अनुपात भूमि पूछना चाहता है आपसे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन में कहा क्या गया, ठीक है। मैं इसको इधर बना देता हूं एक बार, ताकि और अच्छे से बड़ा बड़ा सा लिख सकूं मैं। भाई ये हमारी पूरी पृथ्वी होगी, इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। तो भूमि और पानी का अनुपात यहाँ पे कितना है? 2:7। यहाँ पे कितना है भाई? 2:7। भूमि और पानी का अनुपात यहाँ पे कितना है मेरे दोस्त? 2:7, ठीक है। जबकि इसके आधे हिस्से में क्या दिया है? आधे हिस्से में रेशो दिया हुआ है 3:2। इसके आधे हिस्से में कितना है? दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में 3:2। और पूरी पृथ्वी का जो अनुपात दिया है वो 1:2 दिया हुआ है, 1:2, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को समझने से पहले। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर पूरी पृथ्वी है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध का भी मैंने आधा कर दिया। अगर मैं इसको 1 मान लूं, कितना मान लूं मेरे भाई? अगर मैं इसको 1 मान लूं, दक्षिणी गोलार्ध का जो आधा हिस्सा है इसको मैं 1 यूनिट मानता हूं, तो इधर वाला भी 1 यूनिट होगा। तो पूरा दक्षिणी गोलार्ध कितना होगा मेरे भाई? 2 यूनिट। अगर पूरा दक्षिणी गोलार्ध 2 यूनिट है तो उत्तरी गोलार्ध भी तो 2 यूनिट बनेगा। तो उत्तरी गोलार्ध कितना बनेगा मेरे भाई? 2 यूनिट बनेगा। क्लियर हुई बात की नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो पूरी पृथ्वी कितना बनेगी है भाई? पूरी पृथ्वी कितना बनेगी? 1 और 1 2 और 2 2 4। पूरी पृथ्वी कितना बनेगी? 4 यूनिट। क्लियर हुई बात? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दक्षिणी गोलार्ध का आधा हिस्सा, दक्षिणी गोलार्ध का आधा हिस्सा अगर 1 है, दक्षिणी गोलार्ध का आधा हिस्सा अगर 1 है, तो उत्तरी गोलार्ध उस आधे हिस्से का, उत्तरी गोलार्ध उस आधे हिस्से का डबल होना चाहिए, और पूरी पृथ्वी उस आधे हिस्से की 4 गुनी होनी चाहिए। इसका मतलब ये रेशो बनना पड़ेगा, ये रेशो बनाना पड़ेगा मेरे भाई हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस रेशो में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे इन तीनों रेशो को, पहला रेशियो, दूसरा रेशियो और तीसरा रेशियो, मुझे इस तीनों रेशियो को 1:2:4 के रेशियो में बदलना है, 1:2:4 के रेशियो में बदलना है। तो जैसे कि मैं अभी अभी एक कंसेप्ट बता चुका हूं कि कभी भी किसी भी रेशियो को अगर दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले उसको 1:1 में बदलिए, फिर उसके बाद आप उसको किसी भी रेशियो में ढाल सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे 1:2:4 में बदलने से पहले
पहले इस रेशो को, इन तीनों रेशो को एक 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 के अनुपात में बदलना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना है दोस्तों 5 यूनिट, ये कितना है दोस्तों 9 यूनिट, ये कितना है 3 यूनिट। तो 5, 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 5, 9, 3 का एलसीएम दोस्तों होता है 45। तो 5, 9, 3 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? 5, 9, 3 का एलसीएम होगा 45। तो 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? है भाई 3 और 2 5, 5 नम 45 हो चुका, 9 की मल्टीप्लाई, 2 और 7 9, 9 पंजे 45 हो चुका, बिल्कुल। 1 और 2 3, 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे 15 की, 15 3 45 हो चुका। तो इसका मतलब ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। तो ये 1 1 1 के रेशियो में बदल चुका। अरे 45 45 45 का जो रेशियो बनेगा वो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 ही तो बनेगा। तो ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, इसका मतलब 1 अनुपात 1 अनुपात 1 के रेशियो में बदल चुका। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक बार 1 अनुपात 1 अनुपात 1 के रेशियो में बदलने के बाद आप डायरेक्ट जिस रेशियो में बदलना चाहते हो उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं बदलना चाहता हूं 1 2 4 में, इसको 1, इसको 2, इसको 4, ठीक है। तो आप इसमें 1 की मल्टीप्लाई और कर सकते हो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो अब आप। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये समझाने के लिए था मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैंने इतनी बात लिखी यहां पे, ठीक है। देखिए 15 चौका 60, 60 की मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में कर दो, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, ठीक है। यहां पे 5 दूनी 10, 10 की मल्टीप्लाई करोगे 10 दूनी 20 और 10 सते 70, ठीक है। यहां पे 9 की मल्टीप्लाई करोगे 9 तिये 27 और 9 दूनी 18। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई, अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर पूरी पृथ्वी पर भूमि 60 यूनिट है, पूरी पृथ्वी पर भूमि कितनी है 60 यूनिट है, तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी है मेरे भाई? उत्तरी गोलार्ध में 20 है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कितनी है 20, ठीक है। तो 60 में से 20 घटाओगे तो 40 बचेगी कि नहीं? 60 में से 20 घटाओगे तो 40 बचेगी कि नहीं? तो 40 भूमि कहां मिलेगी? 40 भूमि आपको दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगी, 40 भूमि आपको दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगी। लेकिन 40 में से दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में कितनी है भूमि? आधे हिस्से में कितनी है भूमि? 27। तो दूसरे आधे हिस्से में भूमि कितनी बची मेरे भाई? ये 13 बची। आधे हिस्से में कितनी बची? 13। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि टोटल भूमि पूरी पृथ्वी पर अगर 60 है तो 20 और 20 40 और 7 47, तो 47 भूमि तो यहां पे होगी। तो शेष बचेगी ना इसकी 47, 60 में से 47 घटाओगे 13 बचेगा कि नहीं? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप 60 में से उत्तरी गोलार्ध की भूमि उड़ाओ तो 40 बचेगी, 40 भूमि दक्षिणी गोलार्ध की बचेगी, 40 में से 27 किसकी बची? 27 है दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से की। तो 13 भूमि किसकी बचेगी? अब 13 धरती किसकी बचेगी? दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे आधे हिस्से की बचेगी। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं इसकी कि अगर पूरी पृथ्वी पर पानी कितना भरा हुआ है, पूरी पृथ्वी पर पानी 120 भरा हुआ है, तो 120 में से 70 पानी तो आपका उत्तरी गोलार्ध में है, तो 120 में से 70 हटाओ तो बचेगा कितना दोस्तों? 50 बचेगा। तो 50 पानी आपको दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा, 50 पानी आपको दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा। लेकिन 50 में से 18 पानी दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में है, तो शेष कितना बचेगा? पानी बचेगा दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे हिस्से में 32। इसका मतलब ये जो अनुपात निकला यहां से भाई, ये जो अनुपात निकला यहां से, ये 13:32 जो आया, ये भूमि का पानी से अनुपात है। जबकि वो आपसे पूछना चाहता है पानी का भूमि से, तो इसका उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, 32:13, जो कि आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। और मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने की बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से तुम इसको प्रैक्टिस करना, आपको ये अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, जो मैंने कंसेप्ट बताया बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आज की वीडियो के। ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करना इन क्वेश्चनों को वापस से करने की। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, उसके बाद इस क्लास का अंत करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 79। चलिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराता हूं सारे के सारे प्रीवियस में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी फर्जी मानने की कोशिश ना करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स की 3 आकारों के पैकेटों में बेचता है। ठीक है भाई, एक दुकान वाला है, वो पॉपकॉर्न और चिप्स
को 3 आकारों के पैकेटों में बेचता है। एक तो बड़ा है, एक सुपर है और एक जंबो है। एक तो बड़ा है बिग, एक सुपर है और एक जंबो है। एक जंबो है, क्लियर होगी बात। 3 पैकेटों में बेचता है, पॉपकॉर्न और चिप्स को बेचता है एक दुकान वाला, ठीक है, 3 आकार के पैकेटों में। एक आकार का पैकेट बड़े वाला है, एक सुपर वाला है, एक जंबो वाला है। इसके शेयरों में बड़े, सुपर और जंबो पैकेटों की संख्या पॉपकॉर्न के लिए 7, 17, 16 के अनुपात में। किस अनुपात में? 7, 17, 16 के अनुपात में। तो पॉपकॉर्न के लिए 7:17 अनुपात 16 के अनुपात में। ये किसके लिए है दोस्तों? ये है पॉपकॉर्न के लिए। ये किसके लिए है भाई? पॉपकॉर्न के लिए। पीओपी पॉप, समझ जाना, पॉप का मतलब पॉपकॉर्न, ठीक है। 7, 17 और 16, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है? और चिप्स के लिए 6, 15, 14। चिप्स के लिए, इधर चिप्स भी है। चिप्स के लिए क्या है भाई? 6, 15, 14। 6, 15 और 14 के अनुपात में। 6, 15 और 14 के अनुपात में है। यदि इसके स्टॉक में पॉपकॉर्न पैकेटों की संख्या, पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स के पैकेटों के समान है, चिप्स के पैकेटों के समान है, तो मेरे भाई सबसे भयंकर और सबसे शानदार बात जो ये कही, ये समान वाली बात है। सबसे जोरदार बात ये कही। इस एक शब्द से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस एक शब्द से जो ये समान कह रहा ना कि पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स के पैकेटों के समान है, यानी कि जितनी संख्या पॉपकॉर्न के पैकेटों की होगी उतनी ही संख्या चिप्स के पैकेटों की होगी। ये बात इसने कही, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तो जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स के पैकेटों की संख्या का किस अनुपात में है? जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स पैकेटों की संख्या किस अनुपात में? तो आपसे जानना चाहता है जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स का अनुपात, पैकेटों की संख्या का अनुपात पूछना चाहता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझिए दोस्तों, जो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जो एक बात ये कही है सबसे जोरदार बात है, इसी के कारण, इसी समान के कारण ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर ये समान शब्द ना होता तो ये सवाल अधूरा हो जाता। क्लियर हुई बात? तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा कि भाई एक स्टॉल वाला है, एक दुकान वाला है, ठीक है, वो पॉपकॉर्न के पैकेट भी रखता है और चिप्स के पैकेट भी रखता है, ठीक है। किस तरीके से? एक बड़े पैकेट है, एक सुपर के नाम से, एक जंबो के नाम से, और बड़े का पैकेट की संख्या 7 है, सुपर के 17 पैकेट है और जंबो के 16 है। इसी तरीके से वो चिप्स के भी रखता है, बड़े वाले 6, सुपर वाले 15 और जंबो वाले 14। लेकिन क्वेश्चन में ये कही कि पॉपकॉर्न के पैकेटों की संख्या और चिप्स के पैकेटों की संख्या, इन दोनों की संख्या समान है। तो मैं सबसे पहले दोस्तों यही देख लूंगा कि क्या ये वास्तव में समान है। अगर टोटल संख्या यहां पे कितनी होगी? 7 और 17 कितना? 24, 24 और 16 40। तो यहां पे टोटल पॉपकॉर्न के पैकेटों की संख्या कितनी आई मेरे दोस्त? 40 यूनिट आई। कितनी आई? 40 यूनिट। देखते हैं यहां पे कितनी है चिप्स के पैकेटों की संख्या। भाई 14 और 6 20, 20 और 10 30 और 5 35। यहां पे कितनी आई भाई? यहां पे आई हमारी चिप्स के पैकेटों की संख्या 35। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों आपस में समान है क्या? जैसे कि क्वेश्चन में कहा कि दोनों समान है, पैकेटों की संख्या दोनों समान है, क्या यहां वास्तव में समान है? आप कहोगे सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समान नहीं है, हम समान करना जानते हैं, हम समान करना जानते हैं, समान करना जानते हैं। कैसे करोगे? अरे एलसीएम ले लोगे। जब भी 2 या 2 से अधिक नंबरों को समान किया जाता है, पूरे मैथमेटिक्स की बात है, तो हमेशा हम क्या करते हैं? एलसीएम। तो मुझे एक बात बताओ, इनका एलसीएम लेना है 40 और 35 का। अरे 40 का मतलब है 5 8 40 और 35 का मतलब है 5 7 35। इसका मतलब ये 35 है, ये 40 है। तो इन दोनों में किसी चीज की कमी है। अरे इसको 7 दे दो और इसको 8 दे दो, तो क्या ये दोनों संख्याएं बराबर होगी? ये भी कितना हो गया भाई? 8 5 40 और 7 चौक 28, ये भी 280। 5 7 35 8 280। तो इसका मतलब दोनों का एलसीएम कितना है? 280। दोनों का एलसीएम कितना है? 280। इसमें 7 छिपा हुआ है, तो 7 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे। 7 की मल्टीप्लाई तो भाई तुम इधर कर दोगे
और 8 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, क्लियर होगी बात। तो 40 सत्ते 280, 35 अट्ठे 280। तो क्या दोनों समान हो चुकी? अभी पैकेटों की संख्या क्या हो चुकी? समान हो चुकी कि नहीं हो चुकी? आप कहोगे सर बिल्कुल, लेकिन वो आपसे क्या जानना चाहता है? जंबो पॉपकॉर्न। अगर वो जंबो पॉपकॉर्न जानना चाहता है तो हम फोकस भी मेरे भाई जंबो पे ही करेंगे, जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स। तो देखिए अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई करता हूं तो पूरे रेशियो में 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जंबो पॉपकॉर्न की संख्या कितनी होगी मेरे भाई? जंबो पॉपकॉर्न की संख्या कितनी होगी? 16 सत्ते 112, यानी कि 16 गुना 7, 16 गुना 7। ये रेशियो तो पूछना चाह रहा है कि जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स। तो 14 अट्ठे 112 है भाई, 16 सत्ते 112 लिख लो, चाहे 16 सत्ते 112 और 14 अट्ठे 112। तो ये भी कितना आ गया? 112। तो रेशियो कितना बनेगा? 1:1 बनेगा रेशियो। तो रेशियो कितना बनेगा मेरे भाई? इनका रेशियो बनेगा 1:1, जो कि ए ऑप्शन है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करना, हमें केवल क्वेश्चन में जो समान लिखा हुआ है इसको समान बना लेना है। और समान बनाने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि हमेशा हम 2 नंबर को या 3 नंबर को एलसीएम से समान करते हैं। जिस चीज को वो पूछता है फोकस केवल उसी पे करना है। जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स के बारे में पूछ रहा है, जंबो पॉपकॉर्न जंबो चिप्स के बारे में। 16 सत्ते 112, 14 अट्ठे 112, तो 112 का रेशियो 1:1, जो कि करेक्ट आंसर 1:1 होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि वे सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। देखिए अगर आप इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, पूरा कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। एक सवाल को मैं 2 तरीके से आपको बताया हूं ताकि चीजें बिल्कुल आसान हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये लगे कि कहीं ना कहीं आपको इन वीडियो से भला हो रहा है या आपके दोस्तों का भला हो रहा है, तो दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो होगी इससे भी जबरदस्त, एक नए कंसेप्ट के साथ फिर से हम लौटेंगे। ठीक है, तो चलिए जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत।